हेलो बच्चों, न्यू सनराइज स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन चैप्टर नंबर 1 की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। देखो, चैप्टर नंबर 1 पढ़ने से पहले आपको कुछ मैं बेसिक चीज़ें बताता हूँ। जैसे चैप्टर नंबर 1 है, 1, 2 और 3 और 4 है। ये चारों ही चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और चारों चैप्टर हैं, उसमें चारों चैप्टरों में आता है स्थिर आवेश। और चैप्टर नंबर जो 5 और 6 है, चैप्टर नंबर 5 और 6 में जो आता है वो आता है गतिमान आवेश। यानी चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक तो आएगा स्थिर आवेश, और चैप्टर नंबर 5 और 6 में आता है गतिमान आवेश। और बाकी के जो चैप्टर बच गए 7 से लेकर और 10 तक, इसमें स्थिर और गतिमान दोनों आवेश सम्मिलित होके आगे आएंगे। समझ में आगे मेरी बात? ऐसा होता है। स्थिर आवेश है तो स्थिर विद्युत की परिभाषा निकालेंगे, गतिमान आवेश है तो धारा विद्युत की परिभाषा निकालेंगे। कैसे लिखते हैं देखना ध्यान से। स्थिर विद्युत की परिभाषा लिखेंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं स्थिर विद्युत की। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश और उससे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं स्थिर विद्युत की। और धारा विद्युत की किसे कहेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें गतिमान आवेश और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, धारा विद्युत की कहलाती है। ठीक है। और ये जो 4 चैप्टर हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, इनके जो मार्क्स हैं वो है 7 नंबर के मार्क्स के आते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन 1 के और 2 के पार्ट में से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। और लगा के नंबर 3 और 4 के वाले पार्ट में से भी एक क्वेश्चन 4 नंबर का। 28 का क्वेश्चन आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा एक और लगा के, पहले दूसरे वाले में और तीसरे और चौथे वाले में। ठीक है। अब अपन डिटेल वाइज पढ़ लेते हैं इस चैप्टर को। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। एक बार फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। स्थिर विद्युत की किसे कहेंगे? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश और उनसे संबंधित जो भी घटनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करना स्थिर विद्युत की। और गतिमान आवेश और उससे संबंधित जो भी घटनाओं का अध्ययन करना उसे बोलते हैं धारा विद्युत की। स्थिर विद्युत की है तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 4 तक सारी स्थिर विद्युत की है, और धारा विद्युत की वो चैप्टर नंबर 5 और 6 में आता है। ठीक है। अब पहले चैप्टर क्या पढ़े, पहला टॉपिक पढ़ लेते हैं। पहला टॉपिक जो है पढ़ा वो है घर्षण विद्युत। घर्षण विद्युत एवं विद्युत आवेश। ये टॉपिक अपना, टॉपिक का क्या नाम है? घर्षण विद्युत एवं विद्युत आवेश। ठीक है। अब इसमें आपको एक प्रैक्टिकल रूप से इसको समझना है। प्रैक्टिकल रूप से कैसे समझेंगे देखना ध्यान से। एक कंघी लेना है अपने को, एक कंघी लेकर और अपने जो सूखे बाल हैं उसमें उसको रगड़ना है। एक पेज लेकर उस पेज के छोटे छोटे टुकड़े करके हाथ पे रख लेना है। कागज के पेज के छोटे छोटे टुकड़े करके किस पे रख लेना है? हाथ पर। कंघी को, जिसको हमने सूखे बालों में रगड़ा है, उस कंघी को कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हैं। तो कंघी को लेके जाते हैं तो कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो टुकड़े उस कंघी से चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंघी है वो अपनी एक वस्तु हो गई और जो बाल है वो अपनी दूसरी वस्तु होगी। जब दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें एक ऐसा गुण आ जाता है स्वयं ही कि वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या कर लेती हैं? आकर्षित कर लेते हैं। उसे बोलते हैं घर्षण विद्युत, और इस गुण को बोलते हैं विद्युत आवेश। मैं डिटेल से अब इसकी परिभाषा बता रहा हूँ, ये समझाने का तरीका है। अच्छा, डिटेल से कैसे लिखेंगे इसको डेफिनेशन, कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें एक ऐसा गुण आ जाता है जिसके कारण वे हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती हैं? आकर्षित करती हैं। उसे बोलते हैं घर्षण विद्युत। समझ में आ गई मेरी बात? उस गुण को तो बोलते हैं आवेश और उस पूरे प्रभाव को बोलते हैं घर्षण विद्युत। बात समझ में आ गई? और ये जो डेफिनेशन है वो आपको नोट्सों में PDF के द्वारा मिल जाएगी, आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। समझ में आ गई? चलो आगे देखो, आगे देखते हैं। तो अब विद्युत आवेश की एक छोटी मतलब जो किताब में जो डेफिनेशन है वो क्या होती है वो देखना।
जो किताब में दे रखी है अपने बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड की जो किताब है ना राजस्थान बोर्ड की, उस किताब में उसकी क्या डेफिनेशन है विद्युतावेश की वो देखो। ये तो अपनी घर्षण विद्युत की परिभाषा समझ में आ गई। एक बार वापस देख लो कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें एक ऐसा गुण आ जाता है जिसके कारण वे हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं, उसे बोलते हैं घर्षण विद्युत। और विद्युत आवेश लिखेंगे कि पदार्थ का वह गुण होता है, कौन, विद्युत आवेश, पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय दोनों प्रभाव को महसूस करता है। पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय दोनों प्रभाव को महसूस करता है। बात समझ में आ गई? उसे बोलते हैं आवेश, जिसमें अपन विद्युत को भी महसूस करेंगे एवं चुंबकीय को भी महसूस करेंगे। चुंबकीय प्रभाव यानी पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव दोनों को महसूस करता है, उसे बोलते हैं अपन विद्युत आवेश। अब इस चैप्टर में विद्युत आवेश के बारे में ही पढ़ेंगे। अब विद्युत आवेश के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, आवेशों के प्रकार पढ़ेंगे, आवेशन की विधियां पढ़ेंगे, आवेश के गुण धर्म पढ़ेंगे, आवेश के मात्रक पढ़ेंगे। 4 टॉपिक हैं आवेश के बारे में। टॉपिक अपना मेन है वो स्टार्ट हो गया है, वो ध्यान रखना। अब मेन टॉपिक स्टार्ट हो गया है, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे भी, आवेश पढ़ लिया, आवेश के क्या पढ़ेंगे, प्रकार, आवेशन की विधियां, आवेश के गुणधर्म, आवेश के मात्रक, 4 टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक है वो है अपना आवेश के प्रकार। तो आवेश के प्रकार के बारे में सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने बताया था, वो थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये सारी बातें आपको नोट्सों में मिल जाएंगी, ठीक है, लिखी हुई। केवल आपको यहाँ समझना है, समझ में आ गई? ऑनलाइन क्लास में केवल आपको समझना है। तो आवेश के प्रकार के बारे में सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धन आवेश, एक होता है ऋण आवेश। और एक प्रैक्टिकल करके बताया था। प्रैक्टिकल करके कैसे समझाया था, देखना ध्यान से। एक कांच की छड़ ले ली, किसकी छड़ ली भी, कांच की छड़ ले ली, कांच की छड़, एक कांच की छड़ ले ली, किसकी छड़ ली, कांच की। उस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा, किसके छड़ से रगड़ा, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जब रगड़ा और उसको स्टैंड के धागे से बांधकर कांच की छड़ को लटका दिया। स्टैंड ले लिया और धागे की सहायता से उस कांच की छड़ को क्या कर दिया, लटका दिया। अब दूसरी कांच की छड़ ली, दूसरी कांच की जो छड़ ली उसे भी किससे रगड़ा भी, रेशम के कपड़े से ही रगड़ा। इसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा, इसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा, दोनों को सेम ही कपड़े से रगड़ रहे हैं, ठीक है। अब उन दोनों को जब पास लेके आ रहे हैं तो उन्होंने क्या देखा कि इन दोनों के मध्य क्या होता है भी, प्रतिकर्षण होता है। दोनों को जब क्या लेके आ रहे हैं अपन, पास लेके आ रहे हैं, तो दोनों के मध्य क्या होता है भी, प्रतिकर्षण होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों को ही हमने एक ही कपड़े यानी रेशम के कपड़े से ही रगड़ा है। तो दोनों पर जो चार्ज आएगा यानी आवेश आएगा वो दोनों पे क्या आएगा, सेम आएगा। या तो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। ये जरूरी नहीं कि आप यहाँ पॉजिटिव ही लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ नेगेटिव भी लिख सकते हो। लेकिन यदि यहाँ नेगेटिव आया तो यहाँ भी नेगेटिव ही आएगा, ये कन्फर्म है। इस प्रकार उन्होंने दूसरा प्रयोग भी करके देखा, दूसरा एक्सपेरिमेंट करा कि मान लो कि कांच की छड़ की बजाय किसको लटका दिया, एबोनॉइड की छड़ को लटका दिया, एबोनॉइड की छड़, और उसे रगड़ा बिल्ली की खाल से। एक और एबोनॉइड की छड़ लेंगी और एबोनॉइड की छड़ लेंगी। अब इनके मध्य देखा तो इनके मध्य भी क्या होता है, प्रतिकर्षण। क्यों हो रहा है भी सेम, प्रतिकर्षण ही क्यों हो रहा है,
क्योंकि इस एबोनेट की छड़ को भी इस चेन से धागे से बांध कर लटका दिया और दूसरी एबोनेट छड़ को भी बिल्ली की, इसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ा और इसको भी बिल्ली की खाल से रगड़ा, दोनों को सेम से ही रगड़ रहे हैं, तो दोनों के मध्य क्या होगा भाई, प्रतिकर्षण। तो मान लो जैसे सपोज इसमें क्या है अपने पास नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव है, ऐसा नहीं कि इस पे आप प्लस भी लिख सकते हैं, यदि इस पे प्लस लिख रहे हो तो इस पे भी प्लस लिखना पड़ेगा, लेकिन आएगा सेम। यदि इस पे नेगेटिव लिख रहे हो तो इस पे भी नेगेटिव, अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं, इसको भी रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं, इसको बिल्ली की खाल से रगड़ रहे हैं तो इसको भी बिल्ली की खाल से ही रगड़ रहे हैं। समझ में आ गई मेरी बात। ऐसे ही उन्होंने तीसरा करके देखा, तीसरा कैसे करके देखा, ध्यान से देखना कि एक कांच की छड़ तो ले ली, उसको किससे रगड़ा था, रेशम के कपड़े से, तो उस पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरी जो छड़ ली वो ले ली एबोनेट की, किसकी छड़ ली, एबोनेट की छड़ ले ली, एबोनेट की छड़। अब होता क्या है कि दोनों के जो मध्य है वो क्या हो जाता है, आकर्षण होता है, क्या हो जाता है अभी, आकर्षण हो जाता है। ऐसा क्यों होता है अभी, क्योंकि इस पर तो चार्ज आ रहे हैं पॉजिटिव और इस पर चार्ज आ रहा है नेगेटिव। इस प्रकार उन्होंने प्रैक्टिकल किया, 3 एक्सपेरिमेंट किए, कांच की छड़ ली, रेशम के कपड़े से रगड़ा, एक और कांच की छड़ ली, रेशम के कपड़े से रगड़ा, दोनों में वहाँ प्रतिकर्षण। एबोनेट की छड़ ली, बिल्ली की खाल से रगड़ा, एबोनेट की छड़ ली, बिल्ली की खाल से रगड़ा, उनमें क्या हुआ, प्रतिकर्षण। फिर एक कांच की छड़ ली जिसे रेशम के कपड़े से रगड़ा, एक एबोनेट की छड़ ली जिसे बिल्ली की खाल से रगड़ा, फिर दोनों के मध्य पास में लेके आए, दोनों को मतलब पास लेके आए तो क्या हुआ, अभी आकर्षण हुआ। समझ में आ रही मेरी बात। ऐसे ये प्रैक्टिकल हुआ। इस प्रकार हम इस प्रयोग से यह समझते हैं कि जब कांच की दोनों छड़ों को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उनमें एक अलग प्रकार का आवेश आता है। हो सकता है कि वो पॉजिटिव आए या फिर क्या आए, नेगेटिव आएगा जरूर, क्योंकि दोनों को क्या कर रहे हैं, अपन रगड़ रहे हैं, तो आवेश का गुण तो आएगा ही। इसीलिए तो वो एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या फिर क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ वो प्रतिकर्षित कर रही है और यहाँ वो क्या कर रही हैं, आकर्षित कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि उनमें एक अलग प्रकार का चार्ज आ रहा है, और जब अपन एबोनेट की दोनों छड़ों को जब बिल्ली की खाल से रगड़ रहे हैं तो उनमें एक अलग प्रकार का चार्ज उत्पन्न होता है। इस प्रकार उन्होंने एक का नाम दे दिया धनावेश और एक दूसरे का जो नाम दे दिया वो दे दिया ऋणावेश। और इस प्रयोग से हमें यह भी पता चलता है कि समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, यानी समान आवेश होते हैं, तो उनके मध्य होता है प्रतिकर्षण, और जब अलग अलग होते हैं तो उनके मध्य होता है आकर्षण। इस प्रयोग से हमें यह भी पता चलता है। तो ये पूरा प्रैक्टिकल अपना हो गया है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। बाकी का आपको लिखा हुआ पूरे नोट्सों में अच्छे लैंग्वेज अपनी खुद की लैंग्वेज में मिल जाएगा, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये अपना पूरा एक टॉपिक हो गया है, ध्यान रखना। आवेशों के प्रकार हो गए, यहाँ से देखो आवेशों के प्रकार एक टॉपिक हो गया, और इस टॉपिक के बाद में एक टॉपिक है छोटा सा, वो भी बता देते हैं। आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, इसका भी आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ने से पहले मैं यहाँ 3 चीज लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। कण, अणु और परमाणु। और लैंग्वेज सुनना मेरी ध्यान से। प्रत्येक जो पदार्थ होता है, प्रत्येक पदार्थ ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और वो कण है वो अणु से मिलकर बने होते हैं, और अणु किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, कण अणु से मिलकर बने होते हैं, अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब अपने को जानकारी किसकी चाहिए, परमाणु की चाहिए। ठीक है, अब परमाणु की जानकारी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। जैसे मान लो सपोज मेरे पास ये एक परमाणु, ठीक है, और परमाणु के जो बीच में पाया जाता है उसे बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं भाई उसको, नाभिक। छोटी क्लासों में ये तो पढ़ाई होगा आपने। और नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और नाभिक के चारों ओर विभिन्न वर्ताकार कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते रहते हैं। बात समझ में आ गई। यानी कि परमाणु है, परमाणु के बीच में नाभिक है, नाभिक में पाए जाते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और विभिन्न वर्ताकार कक्षाओं में कौन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ऐसा होता है। तो इसका मतलब परमाणु के अंदर 3 कण पाए जाते हैं। एक कण है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है ऋणात्मक,
ऋणात्मक आवेश होता है, किस पर भी, इलेक्ट्रॉन पर। और जो आवेश का मान होता है वो भी आपको याद रखना, याद कर लेना ये चीज, तो ये न्यूमेरिकलों में काम आएगी बहुत जगह आपके। क्या मान आता है इस पे, जो चार्ज का मान होता है वो होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। कूलाम को शॉर्ट रूप में सी भी लिख सकते हैं, माइनस में आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। और प्रोटॉन पर जो आवेश होता है, 3 कण पाए जाते हैं ना, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो होता है धनात्मक आवेश। और इस पर मान आएगा वही सेम, यही आएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम। ठीक है, लेकिन यहाँ नेगेटिव आ जाता है और यहाँ क्या आ जाता है, पॉजिटिव। ये याद रखना आपको, न्यूमेरिकलों में काम आएगा। बच गया कण न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन होता है वो होता है उदासीन। कैसा होता है भाई, उदासीन होता है। तो तीनों कणों के बारे में जानकारी मिल गई, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे तो चार्ज होता है वो होता है ऋणात्मक, और प्रोटॉन जो होता है धनात्मक। अब इसको एक प्रैक्टिकल करके देख लेंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास ये 2 हाथ है, अपने पास ये है। जैसे मान लो कि इस पे 10 इलेक्ट्रॉन है और इस पे भी 10 इलेक्ट्रॉन है, और इन दोनों को आपस में रगड़ लिया। रगड़ा तो क्या हुआ कि मान लो कि जैसे इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन इस हाथ में चले गए, यानी इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे भी, 7, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 13। तो इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए मतलब माइनस चला गया। तो ये अपन ने 2 ही चीज पढ़ी है, तो माइनस पढ़ाया, तो धन आवेश पढ़ाया, क्या पढ़ाया, ऋण आवेश। तो माइनस चला गया तो क्या बचा भी, धनात्मक। तो ये इस पे तो आ जाएगा धनात्मक आवेश। और इस पर इलेक्ट्रॉन गए हैं, जिस पदार्थ में, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन चले गए, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, चले गए, इसका मतलब माइनस चला गया, माइनस आया है उसके पास माइनस आया, मतलब माइनस आया, तो इसका मतलब कौन सा आवेश आ जाएगा, उस पर ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात, ऐसा होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गई ये बात। तो ऐसा ये पूरा क्या है, आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहलाता है। क्लियर हो गई मेरी बात, ये टॉपिक अपना क्लियर हो गया है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, ये तो हो गया क्लियर। उसके बाद में अपन बात करते हैं आवेशों के गुणधर्म की। आवेश के गुणधर्म की बात करते हैं, देखो ध्यान से। आवेशों के गुणधर्म, आवेश के गुणधर्म की बात करते हैं। गुणधर्म लगभग 6 या 7 प्रकार के हैं, वो पढ़ेंगे अपन। देखना भी ध्यान से, देखते रहना, याद कर लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। देखो क्या क्या पढ़ लिया अपने, स्थिर विद्युत की पढ़ ली, धारा विद्युत की पढ़ ली, आवेश पढ़ ली, आवेश के प्रकार पढ़ लिया। आवेश के प्रकार के बारे में सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उसके बाद में हमने पढ़ लिया था कि प्रैक्टिकल पूरा कंप्लीट हो गया था अपना। उसके बाद में हमने पढ़ा था आवेश का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, और अब पढ़ रहे हैं आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म में जो पहला पॉइंट है वो होता है कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। सही है क्या बात, गुण है क्या उसका। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं आवेश। पहला जो आवेश होगा वो होगा धन आवेश, और दूसरा होगा ऋण आवेश। ठीक है, एक चीज हमने ये भी पढ़ी है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। यदि पॉजिटिव आया है तो क्या होगा भाई, प्रतिकर्षण। नेगेटिव आया है तो भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। दोनों अलग अलग आए हैं तो क्या होगा, आकर्षण। यानी कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये भी इसका गुणधर्म हो गया। 2 गुणधर्म हो गए। पहला हो गया ये अपना कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। नोट्स लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स तो अपन PDF द्वारा एक एक लाइन मैं लिखवा दूंगा, उसमें आप केवल आपको अपने नोट्स उतार लेने हैं। ठीक है, PDF मिल जाएगा आपको, आप केवल इसको ध्यान से समझे। 2 गुण हो गए। अब तीसरे गुण की बात करते हैं। आवेश एक अदिश राशि होती है, ये भी याद रखना। कैसी राशि होती है, आवेश अदिश राशि होती है। मात्रक तो अपन अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आवेश के गुणधर्म में देखो 3 पॉइंट हो गए क्या। चौथा पॉइंट देखते हैं। देखो चौथा पॉइंट क्या आएगा, ध्यान देना। गुणधर्मों में चौथा पॉइंट है वो क्या आएगा, वो पढ़ रहे हैं अपन, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का
नियम। आवेश संरक्षण का नियम मतलब ऊर्जा संरक्षण का नियम अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 10th क्लास में भी है, वही सेम इसमें है। आपने देखो ध्यान दिया होगा, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे कांच की छड़ को अपने किससे रगड़ा था, रेशम के कपड़े से रगड़ा, कांच की छड़ को रगड़ा अपने रेशम के कपड़े से, तो कांच की छड़ से आवेश है ना वो रेशम के कपड़े में चला गया, यानी इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से कहाँ चले गए, रेशम के कपड़े में चले गए। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं क्या, तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, रेशम के कपड़े में, तो कांच की छड़ पे कौन सा आ जाएगा चार्ज, धनावेश, और उसमें चले गए, उसमें ऋणावेश चला गया, तो रेशम के कपड़े पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश। समझ में आ गई मेरी बात। तो ऐसा होता है। तो आवेश संरक्षण का नियम भी यही कहलाता है, सुनना ध्यान से, कि किसी विलगित निकाय में क्या होता है, किसी विलगित निकाय में कुल आवेश संरक्षित रहता है। आवेश को न तो नष्ट कर सकते हैं और न ही अपन उत्पन्न कर सकते हैं। आवेश केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या हो जाता है, स्थानांतरित तो हो सकता है ना, जैसे कांच की छड़ में किस में चला गया, वो रेशम के कपड़े में। न तो अपन इसको उत्पन्न कर सकते हैं, कि बढ़ा सकते हैं, कि जैसे मान लो आवेश पहले 10 इसमें से 10 इसमें थे, अब 22 हो जाएंगे, 20 ही रहेंगे, लेकिन वो इसमें से इसमें चले जाएंगे। न तो आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, न ही अपन उसको नष्ट कर सकते हैं। केवल एक रूप से दूसरे रूप में, यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित तो हो सकते हैं। इसे बोलते हैं आवेश संरक्षण का नियम। समझ में आ गई मेरी बात। ऐसा होता है। क्लियर हो गया भाई मेरे हिसाब से। अच्छा, दूसरा जो पॉइंट है वो है आवेश के योज्यता का नियम। योज्यता का नियम, आवेश के योज्यता का नियम। योज्यता का नियम क्या है भाई, आवेश की योज्यता का नियम ध्यान से देखना। यदि किसी निकाय में, ये निकाय है, निकाय किसको बोलते हैं, पहली बात तो ये है, निकाय होता है जिसमें एक से अधिक वस्तु पाई जाती है। यहाँ अपन आवेश पढ़ रहे हैं, तो एक से अधिक क्या होंगे, आवेश। जैसे मान लो कि इसमें आवेश है, मान लो एक क्यू कुलाम, कुलाम ही तो होता है आवेश है, आवेश का अदिश राशि होती है, आवेश का मात्रक होता है कुलाम, प्लस 2q और माइनस से 2q। ये है अपने पास तीन आवेश है इसमें, -q, 2q प्लस का और माइनस का 2q। ठीक है, 3 कुलाम आवेश है अपने पास। तो किसी निकाय में, ये निकाय हो गया पूरा, निकाय में एक से अधिक आवेश है। यदि किसी निकाय में एक से अधिक आवेश उपस्थित हो हैं, तो इस निकाय का कुल आवेश, इसका कुल आवेश कितना आएगा भाई, बीजगणितीय योग के बराबर। जो गणित अपन जोड़ते हैं, अपने फंडामेंटल जो गणित है ना, जिसमें अपन प्लस माइनस करते हैं, वही गणित यहाँ लगानी है। माइनस का 1 है, ठीक है, प्लस का 2 है और माइनस का 2 है। कितना आवेश बचा मेरे पास, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, प्लस का 2, माइनस का 1 बच गया कुल। बात समझ में आ गई। ऐसे जोड़ना है। जैसे सपोज एक उदाहरण और देख लो।